हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं क्लास 10th एनसीईआरटी का मॉडल पेपर जो 2022 में पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा जो आपको 100%। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7,3,5,8,6,10,9,12 का माध्यिका बताएं। तो माध्यिका बताने के लिए हम आपको इसका दो सटीक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहला ट्रिक है, दी गई चार मान को बढ़ते हुए क्रम सजा दीजिए या घटते हुए क्रम सजा दीजिए। जैसे मैं बना रहा हूँ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। अब आप 3 इधर छांटिए, टोटली 8 को दिखाई दे रहा है तो 3 को आप इधर छांट दीजिए, बीच में बस ये 2। तो यही 7 + 8 का औसत माध्य निकाल दीजिए। 8, 7, 15, 15 को 2 से भाग देंगे 7.5 आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन बी राइट हो रहा है। एक ये तरीका है। दूसरी तरीका है कि ये सम संख्या चर मान को जब सजा देते हैं बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो ये संख्या को गिना जाता है। तो संख्या टोटल 8 आया था, तो 8 मेरी सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्य होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का चर मान का औसत। उस पर ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 9,3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब होता है जो भी दी गई चर मान होता है उसमें सबसे अधिकतम बराबरता वाला चर मान बहुलक कहलाता है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 9 जो है 4 बार है, यही आपका बहुलक होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपनी संख्या से विभाज्य अर्थात उसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 27 का यदि गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो 1 से 1, 3 और 9 और 27 से विभाज्य होगा। मतलब 35 को अगर देखा जाए तो 5 है, 7 है और आपका 35 से विभाज्य हो जा रहा है। 13 को देखेंगे 1 और 13 से ही विभाज्य होगा, इसी का सिर्फ 2 ही गुणनखंड आ रहा है। इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कर, यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 8.9 देता है और माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा क्या? चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा? तो यारो बहुलक एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य - 2 माध्य। ठीक है। तो 3 माध्यक बोला गया तो 9 तिरका कितना हुआ? 27 हुआ। और 2 माध्य बोला तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में गया 1, 2 9 18 1 19, दशमलव देना होगा तो दशमलव 0 दिया जाए। 10 में से 8 का 2 आएगा, 16 में से 9 कटेगा 7 आएगा, 7.2 आएगा। यानी हम ऑप्शन में 16 में से 9 7.2 ऑप्शन में देखेंगे हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन क्लियर होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 19 और 25 का समांतर माध्य पूछा है तो जो संख्या दी जाती है उन संख्याओं को जोड़कर जितनी बार संख्या हो तो उतना से हम भाग कर देंगे तो मेरा औसत माध्य निकल जाएगा। तो 9 5 14 होता है, 2 1 3 1 हासिल का 4, टोटल हम कटाएंगे तो 22 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे 22 किधर है, बी ऑप्शन राइट हो रहा है। छठा क्वेश्चन कर रहा है किसी घटना ई के P + P' नहीं होने की प्रायिकता बता रहा है तो इसकी प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि P का मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता और P' का मतलब अनिश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना प्रायिकता 0 होता है। इसको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट कर रहा है सातवां क्वेश्चन, 2 सिक्कों को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है। तो 2 सिक्का को जब उछालते हैं तो कुल परिणाम होता है, जैसे H और H, तेल और तेल, हेड तेल, तेल हेड। ठीक है, ये 4 आएगा परिणाम।
अब इसमें दो ही शीर्ष आने की प्रायिकता, जैसे हेड होता है दो शीर्ष, तो एक ही बार घटना है, और टोटल संप्रायिकता आपका 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, डी सही है। नेक्स्ट करें, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो ऊंचाई जमीन पर है, ठीक है, और ये आपका छाया है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, जो ये √3 हो रहा है तो ये 1 होगा, तो इसके हिसाब से P/B आता है तो 10 थीटा बराबर √3/1, तो हम कह सकते √3/1, ये 10 में कितना मान होता है, 10 60 का मान होता है, और 10 60 का मान जब होता है तो हम देख सकते हैं इसमें 60 किधर दिया है, सी ऑप्शन हो रहा है, इस तरह से आपका सी करेक्ट होगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए, बी होगा। ए और बी जो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या मतलब तो वैसी संख्या जो एक और अपनी संख्या से ही विभाज्य होती है। तो अब इसका लसा निकालने की बात की जाए तो लसा कहता वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या जो होती है ना उससे तुरंत तो विभाज्य हो जाए। तो हम ए और बी को अगर कोई संख्या ले ले, जैसे 5 और 7 ले लें, तो क्या 5 और 7 विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, यही मेरा लॉस हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी यदि अभाज्य है तो उसको भी हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो यानी हमारा लॉस क्या होगा, ए बी होगा, सी ऑप्शन सही हो रहा है मेरा। देखिए मैं समझा रहा हूँ तो वक्त थोड़ा लेकर समझाऊंगा, अगर डायरेक्टली बनाते हैं तो ए बी मार देते हैं लोग, ठीक है, आप भी प्रयास करेंगे, डायरेक्ट आपको बनाना है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। घटना की प्रायिकता तभी नहीं हो सकता है जब उसका मान 0 से 12 या बराबर P का मान होना चाहिए, और ये P का मान प्रायिकता का मान जो होना चाहिए वह 1 से बराबर 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें 0 से बड़ा A है, B भी है, C भी है, ये 0 से हल्का बड़ा है, लेकिन ये D जो है ना 1 से बाउंस हो गया, यानी यही आपका सही होगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2.13113111131114 मैंने 4 बार दिया है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या 2.13113113 और 14 बता फिर 3 डॉट दिया है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ एक्स और वाई अपरिमेय, एक्स अगर बढ़ते चला जाए और वाई अपरिवर्तित रहता है तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इसका एक्स बढ़ रहा है वाई रुका हुआ है, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि अब अपरिभाषित होने लगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपनी संख्या से विभाज्य होती है। तो सअभाज्य संख्या आपका 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5। अब इसका मौसा बोला है, किसी दो संख्या का मौसा निकाल कर देखेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 को गुणनखंड तो 1 गुना 2 होगा, 3 का 1 गुना 3 होगा, तो इसमें दोनों में 1 से मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, कौन सा होगा। तो m एक धनात्मक पूर्णांक बोला है तो यहाँ विषम पूर्णांक के रूप में लिया जाना है। तो m के जब हम 1 रखेंगे तो ये सम हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो भी सम हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 2 6 सम संख्या, 4 एकम 4 4 8 सम संख्या, लेकिन यहाँ 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 1 5, यानी सी आपका ऑप्शन राइट हो रहा है। 14वां क्वेश्चन कर रहा है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप से देख लेंगे, ax प्लस बी बराबर ax प्लस बी बराबर 0 भी हो दीजिए तो दिक्कत नहीं है, या नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूप में होता है तो हम शून्य बताना होता है कि कितने शून्य हो सकता है, तो उसके चर के घात को देखा जाता है। तो a और b तो वास्तविक संख्या, चर मेरा x है, इसका घात 1 है, तो जिसका घात 1 होगा उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो 1 इसका होगा। 15वां क्वेश्चन कर रहा है 2x² माइनस 3x प्लस माइनस 5 का शून्यक बताना है। तो शून्यक के निकालने का 2 तरीका है, एक तो इसका गुणनखंड तोड़कर शून्यक निकाल सकते हैं, एक इसमें ऑप्शन में जो दिया है उसको डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। तो 0 का तो कभी मिल नहीं सकता है,
ठीक है। एक रखेंगे तो यहाँ एक का वर्ग एक होता है, 2 एकम 2 है, यहाँ एक रखेंगे तो 2 नहीं आएगा, यानी 0 हो ही नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, हम तो 100% -1 होगा। -1 का वर्ग +1 होता है, 2 एकम 2, -1 को -3 से होता है -3 आएगा, 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, यानी हम कह सकते हैं -1 का स्क्वायर ऐसे लिख कर दिखा सकते हैं, -1 और -5, तो 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, माइनस में प्लस हो जाएगा 3 -5, 3 2 5, 5 में बचेगा 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर कौन राइट होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और आर पी एक्स का घात 6 दिया, जी एक्स का घात 2 दिया, तो पी एक्स बटा जी एक्स बताना। तो सीधी सी बात है, 6 में आप 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, यानी इस तरह से सी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 17वां क्वेश्चन, यह बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्य का योग क्या होगा। तो शून्य का योग होता है -b बटा a, तो इसमें a का मान 6 है, b का मान -11, c का +3 है, तो b का मान पूछा तो -11 दिया है और a का मान 6 दिया है, माइनस में प्लस हो जाएगा 11 बटा 6 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका 11 बटा 6 सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c / 0 के वास्तविक संख्या समुच्चय क्या होगा। ऐसे में अगर यदि मैंने ax + by + c / 0 दिया है तो इसका अनगिनत हल होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं अनगिनत नहीं दिया है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण नियुग्म में 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे सवाल को हल बताने के लिए हम जांच करेंगे। अगर यदि a1 बटा a2 मतलब a1 बटा a2 आप बराबर = b1 बटा b2 आया, तो इसका मात्र एक अद्वितीय हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आप बराबर c1 बटा c2, अगर यदि ऐसा आया तो इसका अनगिनत हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आया तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से हम इसको जांच करेंगे, स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। तो 2x के घात 2 है, इसमें x का घात 4 है, तो 2 बटा 4 हुआ। इसमें y के घात 3 है, इसमें y के घात 6 है, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो दोनों बराबर आ गया। 5 बटा 15, 5 तिहाई 15, ये दोनों माइनस लगाएंगे, पहले खींचेंगे तो देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 है, तो इसका समांतर हल होगा। तो ऑप्शन में दिया है बी। सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन बताना था, तो इसमें समांतर हल नहीं दिया, तो इसमें कोई हल नहीं है, तो ये आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है 20वां क्वेश्चन कर रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। तो जो संगत होता है, तो संगत यदि होगा तो वह समपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो बी और सी दोनों है, नहीं डी में दे दिया प्रतिच्छेदी समांती, इसलिए डी आपका सही है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 -6,7 हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक बताना है। तो ये वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास यदि उसके केंद्र से गुजरता है तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। जो केंद्र से परिधि को मिलाने की त्रिज्या सेम होती है, तो इसको 1:1 मान लेते हैं। और इसका निर्देशांक दिया है 2,3 और इसका निर्देशांक दिया -6,7। तो बताना है कि इसका केंद्र का निशान क्या होगा। तो मध्य सूत्र लगता है क्योंकि अनुपात 1 है, तो मध्य सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x का जो वैल्यू है x1 + x2/2 होगा का। तो x1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और x2 का 6 दिया है। तो हम 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, और 2 से कटेंगे तो -2 आया। ये x वैल्यू -2 आया, तो देखेंगे ऑप्शन में -2 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। फिर भी हम जांचने के लिए थोड़ा सा एक और बनाएंगे। y बराबर क्या होता है, y1 + y2/2 होता है। तो y1 का मान 3 है, y2 7 दिया है, 2 से भाग देंगे, 7 और 3 10 बटा 2, 2 × 5 = 10,
यानी -2 5 आ रहा है, यानी ऑप्शन में ए दिया है। अब नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी है। देखिए एक त्रिभुज बनाऊंगा ए बी सी, इसमें पी क्यू एक भुजा ए बी और बी ए सी का ऐसा भुजा दिया है जो पी क्यू जो है बी सी के समांतर हो जा रहा है। अब इसमें ए पी 3 दिया है, बी पी बी 2 दिया है, ए क्यू 6 दिया है और क्यू सी एक्स दिया है। तो थेल्स प्रमेय से एक्स का वैल्यू बताना है तो 3/2 हो जाएगा, 6/x होगा। 6 दूना 12, 3 चौका 12, 6 दूना 12/3, 3 गुना हो जाएगा 3 चौका 12, एक्स का मान 4 आएगा। ऑप्शन आपका बी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां सवाल देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया 9 अनुपात 4, तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए एक प्रमेय आता है, जो प्रमेय का नाम है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी 23वां क्वेश्चन जो कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी 23वां क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको एक इसका प्रमेय बोलता हूँ, जो प्रमेय क्या कहता है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या ऊंचाई के बराबर होता है, या माध्यिका के बराबर होता है, किसी के भी बराबर होता है। तो यहाँ संगत ऊंचाई निकालना है तो वर्ग होता है का, जबकि क्षेत्रफल दिया तो इसका वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। मतलब मान लीजिए A1/A2 ये क्षेत्रफल हो गया, और इसका A1/A2 इसका भुजा हो गया। तो दोनों का वर्ग होता है, वर्ग हटेगा तो रूट आएगा। इसका मैं कह सकता हूँ कि इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ऑप्शन में 3/2 होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है त्रिभुज PQR एक त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें बोल रहा है PQ, तो कर्ण ये दोनों भुजा बराबर होते हैं, PQ ये हुआ तो हमारा R क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग दोनों वर्ग के बराबर होगा। तो थेल्स के विलोम से मैं देख रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से मैं देख रहा हूँ कि R जो है मेरा समकोण दिखा रहा है। तो इसे बोला कौन समकोण है, तो R समकोण है। नेक्स्ट कर रहा है किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को क्या कहते हैं। इसका आंसर राइट हुआ। देखिए किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर, ये वृत्त है, ये दो बिंदु को अलग कर रहा है, एक वही बिंदु है, तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। इसका नाम क्या हुआ, छेदक रेखा। इस तरह आपका बी सही है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है 26वां क्वेश्चन कह रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। तो ये मैं आपको एक वृत्त बनाया हूँ, आप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, ये हमारा जीवा है, ठीक है। तो इस इधर भी और इधर भी दोनों सेम होता है, तो ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यदि ये 60 है, ये मेरा कोण ये 60 है का, तो आंतरित करता है, तो ए और बी खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। तो 60 यदि ये है तो 45, 60 ये है, नहीं घबरा गया। 26वां क्वेश्चन कह रहा है ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये है, ये मेरा दो आपका त्रिज्या है, जो बाहर एक बिंदु है, कोई P बिंदु होगा जिससे दो स्पर्श रेखा ऐसे बना रही है, ए और बी खींची गई स्पर्श रेखा है और एक केंद्र बनाया है 60 डिग्री। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई क्या होती है, समकोण होती है। मैंने वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, और यहाँ जहाँ जिस परिधि को छूती है वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है।
26वां क्वेश्चन कर रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 कोण आंतरिक करता है तो ए और बी के बिंदुओं के पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। तो हम इसके लिए एक वृत्त बनाऊंगा, वृत्त के बाह्य बिंदु एक पी ले लेता हूँ। तो इसे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका नाम है ए और बी। जो केंद्र से दोनों साइड ए और बी को मिलाएंगे तो त्रिज्या समान हो जाएगा। जो केंद्र पर 60 कोण बनाया हुआ है तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाई समान होती है, लेकिन वृत्त के जिस बिंदु को स्पर्श करता है ए और बी वहाँ 90 कोण बनाता है। तो ये 90 90 180 हो गया। और यहाँ पूछा है कि कितने कोण बनाता है तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो इसे आपका राइट डी होगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर वाट है। तो ये जीरो जो मान का जीरो मतलब ए का मान जो है वो आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए का मान जो है 90 के बराबर 90 से छोटा होना चाहिए। तो 1 + 10 स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो वह होता है सेक स्क्वायर के बराबर, और सेक स्क्वायर जो रूट में होगा वो बाहर निकलेगा सेक है। इस तरह से आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 27 - 10 स्क्वायर 33। सॉरी 29वां क्वेश्चन कर रहा है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री - 10 स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा। तो 57 और 33 जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर बोला है, तो कॉसेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर की रिलेशन है। तो यहाँ पे हम कॉसेक को अगर हम पूरा कोण बनाते हैं तो 90 में से कितना घटाएंगे कि मेरा 57 आएगा, तो 33 घटाएंगे। ठीक। तो कॉसेक 90 में स्टीरियो में क्या होता है सेक होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा आया यानी सेक 33 आया था। सेक 33 डिग्री सेक स्क्वायर 33 डिग्री और 10 स्क्वायर 33 मतलब 1 होता है, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इस तरह से 30वां क्वेश्चन का आ रहा है कॉस 48 - साइन 32 डिग्री बराबर वाट है। तो देखिए साइन का मान जितना होगा यानी 48 42 जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो कॉस 48 का मान जितना होगा वो साइन 42 के मान के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस 48 का जो मान है वो साइन 42 के मान के बराबर है, यानी घटाने पर 0 आएगा, यानी बी राइट होगा इसका आंसर। जैसे कि हम कह सकते हैं कॉस 90 में से हम कितना घटाऊंगा कि 48 आएगा, तो 42 घटाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर साइन कितना जाएगा 42 आ जाएगा। देखिए दोस्तों साइन 42 और ये साइन 42 घटाने पे क्या आएगा 0 आएगा। डायरेक्ट भी बना सकते थे और मैं ऐसे ही बना दिया। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन कर रहा है यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 दिया है तो x का मान क्या होगा। तो इसका औसत माध्य निकालना, तो सबको हम क्या करेंगे जोड़कर और हम जितना ये संख्या दिया उतना से भाग कर देंगे। तो संख्या देखेंगे कितना है 3 और 3 6 बार है, और इसका औसत माध्य 7 दिया है। 7 6 42 करेंगे, तिरछा गुना करके, और 9 5 14 4 18 1 19 हुआ सॉरी 11 है। इस तरह से देखेंगे कि 11 यहाँ मिस्टेक हो गया 11 9 20 आप 5 25 4 29 29 घटाएंगे 12 में से 9 घटेगा 12 में से 9 घटे 3 आएगा 3 में से 1 घटेगा 2 घटेगा 1 आएगा 13 आया। चलिए 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 5 9 11 अभी सबको हम जोड़ दिए, यहाँ एक x भी दिया है, और 1 2 3 4 5 ये टोटल 5 हम 6 बार लिख दिए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन कर रहा है यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 दिया तो x का मान बताना है। तो माध्य का मतलब है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो सभी प्रेक्षणों का योग का मतलब 4 है 5 है 9 है 11 है और x है, ये प्लस 11 है। अभी टोटली 5 बार है, इसका औसत मान 7 दिया है, तो 7 5 35 हुआ। अभी सबको जोड़ से घटा देंगे 11 9 20 5 25 और 4 29
15 में से 9 घटे 6 आएगा, यानी ऑप्शन में देखेंगे 6 कहाँ पर है, ए ऑप्शन राइट हो रहा है। इस तरह से आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्य प्राकृतिक होंगे, तो बताइए कैसा प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक बताने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट, b² - 4ac। तो डी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 × 4 × 1 होगा। 4 × 16, 4 का बस 16, 16 में से 16 घटेगा 0 आएगा, यानी इसका डिस्क्रीमेंट जो होगा 0 हो गया। तो जब डी का मान 0 आ जाता है तो इसके मूल्य वास्तविक होता है, हल जो होता है वो बराबर होता है, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3α = 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो 3α = 90 डिग्री है, तो हम 3 से क्या करेंगे, 90 को कटाएंगे तो 30 आएगा। अल्फा का मान हुआ 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री वहाँ साइन अल्फा के रखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है। इस तरह से हम 34वां क्वेश्चन कहूँगा साइन 45 + थीटा - कॉस 45 - थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका भी आंसर राइट 0 होगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 45, देखिए हमने कहा था 45 डिग्री + थीटा, 45 - थीटा = 90। अगर 90 आ जाता है इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। देखिए 90 आ जाएगा, 45 थीटा 45 में थीटा और प्लस 45 - थीटा, थीटा थीटा कट गया, 45 + 90 आ गया। जब ये 90 आ गया तो मैं कह सकता हूँ दोनों का मान बराबर मान है, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 0 आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और एवं 7x - 4y = 2 के हल क्या होगा। तो इसका x और y वैल्यू बोल रहा है, तो x ये नंबर का जो x और y का मान है उसमें हम पुट करेंगे। तो 5 पहला ऑप्शन 1 कर लेता हूँ और 2 रखेंगे प्लस 2 × 3 रखें। अगर जोड़ने पर अगर 16 आ जाता है तो यही राइट आंसर होगा। 5 × 10 = 3 6, 10 6 16, यानी हमारा ए का ऑप्शन राइट मिल रहा है। इसमें भी वही आएगा। 7 दूना 14, 4 3 12, 14 में से 12 घटा 2 आएगा, मतलब ए ऑप्शन राइट मिल रहा है। इस तरह से आपका एक करेक्ट हुआ। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर कर दिया है और क्षेत्रफल सेकंड का है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है। तो दोनों त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। ठीक है। तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले को कुछ बैक में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनका क्षेत्रफल जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है वर्ग में, तो उसकी भुजा बताना होगा। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है। तो 36 का 6 होता है, 49 का 7, 6 और 7 बी में दिया है। इस तरह से आपका आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन का एक त्रिभुज दिया है जैसे, अब इसमें एक त्रिभुज में ABC नाम दिया है। अब इसमें एगो डी के समांतर क्या है, BC है। अब AD ये 3 दिया है, ये मेरा 5 दिया है। अब AC पूरा दिया है 5.6। तो बताना है AE क्या होगा, ये x मान लेते हैं। तो पूरा देखिए थेल्स परिमेय कहता है AE बटा, सर यहाँ D है तो AD बटा DB और AE बटा EC थेल्स परिमेय कह रहा है। तो हम थेल्स परिमेय ये भी लागू करता है कि AB बटा AE मतलब AB बटा AD, AB बटा AD पूरा और आधा, फिर AC बटा क्या हो जाएगा AE, ये भी थेल्स परिमेय लागू होता है। तो पूरा बोला है पूरा, तब उसमें आप फिगर में देखे होंगे, इसमें जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं मिटा दिया। तो 5 और 3 8 हुआ पूरा, AE बोला है। देखिए ऐसे मान पुट करते हैं, बहुत मतलब नहीं समझ में आएगा फिगर ना बनाए तो। अब यहाँ D है, ये दिया है 3, ये दिया है 5, ये दिया है x, ये पूरा दिया है 5.6। तो पूरा 5 3 8 गया, अब 3 होगा पूरा, इसमें 5.6 दिया है अब बटा x। तो ऊपर से ऊपर कटा देंगे 0.8 7 56 7 तरीका 21 2.1 आएगा। ऑप्शन में देखिए 2.1 कहाँ है, डी ऑप्शन राइट है। इस तरह से मैंने रफ किया, आप अपने कॉपी पर भी रफ कर सकते हैं। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वाह 10 सेमी त्रिज्या वाला है एक त्रिज्या, मान लीजिए 10 सेमी दे दिया, जो एक जीवा के वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ये जीवा है और इसके द्वारा एक केंद्र पर समकोण बनाया है। तो जीवा पर तो जिधर जीवा गया इधर 10 है तो इधर 10 हो जाएगा। तो इस समकोण तो इसका कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है
ए जो भी नाम दिया जाएगा ए बी सी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा, तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर होगा, तो 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, टोटल 200 हुआ। तो 200 का वर्ग कितना होता है? 10√2 होता है। इस तरह से हमारा राइट क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कह रहा है cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताना है। तो जो cos 60 का जो मान होगा वो साइन 30 के मान के बराबर होगा। तो क्या इसमें साइन 30 है? एकदम राइट है। जो cos 30 का मान होगा साइन 60 के मान बराबर होगा। तो अगर इसको मान पुट करके बनाएंगे तो आंसर राइट 0 होगा, क्योंकि साइन 60 के मान क्या होता है? 1/2 होता है। cos 39वां क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताना है। तो जो cos 60 के मान जो होगा वो साइन 30 के मान के बराबर होगा। तो cos 60 के मान 1/2 होता है, तो उधर साइन 30 के मान भी 1/2 होगा। cos 30 का मान जो होता है वो साइन 60 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, और इधर साइन 60 का मान भी √3/2 होगा, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। दोनों साइड मान बराबर है तो घटाने पर 0 100% आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट करा है 40 नंबर। रैखिक समीकरण के चर के घात कितना होता है? रैखिक समीकरण व्यापक पहले समझिए, ax प्लस b होता है, तो इसका घात कितना है? 1 है, इसीलिए रैखिक बहुपद का घात क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, तो हई अपरिमेय है, ये ए नंबर परिमेय है, बी भी अपरिमेय, सॉरी 41वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो हमको अपरिमेय बोला है कि नहीं है, तो एक मतलब परिमेय खोजना है। तो ए ऑप्शन में जो पाई दिया अपरिमेय, बी ऑप्शन √7 दिया अभी अपरिमेय, सी √2/5 दिए भी अपरिमेय है, क्योंकि रूट से कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन डी आपका परिमेय होगा, यही आपका राइट आंसर, क्योंकि 3 रूट में सबको कर लीजिए 75/48 को। तब देखिए ये 3 से कटाएंगे तो 25 आएगा, ये 3 से कटाएंगे तो 16 आएगा, 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है, बाहर निकल गया। इस हम कह सकते हैं आपका राइट आंसर डी हुआ। 42वां क्वेश्चन करें, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x - 3x + 5 के शून्य का, तो अल्फा प्लस बीटा मान क्या होगा? तो मैंने कहा था 20 के गुणांक बटा सूर्य के गुणांक, तो 20 में गुणांक -3 तो उसको प्लस बना दीजिए, और सूर्य गुणांक 1 दिया मतलब 3 होगा। तो आपका आंसर ए ऑप्शन दिया है। एक ही तरीका से बना सकते हैं, या आप शून्य का योग होता है -b/a, तो b का मान कितना है? -3 है, तो -3 यहाँ पुट करेंगे और ये का मान 1 दिया है मतलब 3 होगा। इस तरह से आपका राइट आंसर ये होगा। 43वां क्वेश्चन का द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। देखिए इसका शून्यक निकालना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन आप लोग ये सोचेंगे आसानी तो बनाएंगे कैसे, लेकिन आसान है। आप बाई ऑप्शन बनाएंगे। ये 1/6 अगर हम आप सबसे पूछें कि 1/6 आया कैसे होगा, तो कहेंगे ये दोनों को शून्य को जोड़ा गया होगा, तो हम भी दोनों शून्य को जोड़ेंगे, तो बाकी सब को जोड़ने पर 1/6 आना चाहिए। तो -3 4 को जोड़ो तो 1/6 ला नहीं सकते हैं, बी नहीं तो सी 100% होगा। तो एक बार इसको जांचते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 कितना होगा? 6, और 2 से 6 3 3 9 आएगा, ठीक है, और 3 और 6 4 8 आएगा, -1/6 आया। अब कहेंगे कि ये आपका माइनस ला दिए, तो मैं आपसे कहता हूँ ये आपका शून्यक है और वो है गुणनखंड का, तो चिन्ह चेंज कर दीजिए, फटाक से आंसर मिल जाएगा अभी। इस तरह से आपका राइट आंसर हुआ। गुणनखंड तोड़ेंगे तो बहुत हार्ड होता है, इसलिए गुणनखंड तोड़ने वाला सिस्टम से नहीं बताया हूँ। गुणनखंड तोड़ना आसान होता है, उसी को बनाया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको बताया जाता है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन कर, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा कितना होगा? तो लसा बराबर क्या होता है? दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या गुणनफल तो 2166 दे दिया है, बाटा मौसा, तो मौसा 19 दे दिया है। अब 19 से कटाएंगे तो 19 से कम 19, 11 से 19 घटे 2 आएगा, 2 पर 6 26, तो 19 से कम 19 7 आएगा, 7 पर 6 76, 19 चौका 76, सी ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से आपका 44वां क्वेश्चन के लिए 45वां का, यदि px का गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा? जब शून्यक बोल ही दिया है तो px निकालना होगा तो क्या होगा? 0। px का शून्यक बोला है ना, यानी उसका x + 1 का
शून्य क्या होगा भाई 0, इसलिए x बराबर क्या होगा -1 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं मेरा पी एक्स एक्स शून्य क्या होगा ए हुआ। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण लिखा है 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सररेखीय हो जो तो क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, शर्त के हिसाब से। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता संपाती हल होगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा। अगर दो बराबर तीसरा हल नहीं हो तो उसको हम समांतर कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें x के गुना 6 दिया, इसमें x के गुना 3 दिया है, इसमें x y के गुना -2 दिया, इसमें y के गुना -1 दिया है, इसमें 9 दिया, इसमें 12 दिया है। कटाएंगे 1 से 2 कटाएंगे 2 ही बार आएगा, 3 और 6 ये दोनों बराबर, ये नहीं बराबर हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका हल समांतर होगा। क्योंकि शर्त क्या कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 को समांतर हल बताया गया है। 47वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अल्फा बराबर 2 के घात 3 गुना 5 और b बराबर 2 के घात 4 गुना 5 गुना 7 दिए तो इसका लसक क्या होगा। तो लसक कहता है जो जिस अल्फा और बीटा में जो सबसे अधिक बार है उसको लिखा जाता है। तो 2 अधिक 4 बार है तो 2 4 बार लिख दीजिए, ठीक, 2 4 बार हो गया। 5 3 एक बार है, 5 दोनों में एक बार है तो एक ही बार हो गया, 7 एक बार है। तो 2 दूना 4 दूना 8 में 16, 16 5 80 गुना 3 8 के 24 240 गुना 7 0 7 का 28 के 8 हाथ मिल 2 7 14 तो 16 1680 देखना है। डी ऑप्शन राइट आ रहा है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन देखा जाए। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर हमको मान पुट करना है। तो x का स्क्वायर तो होगा, ये कंफर्म है, माइनस भी होगा। अल्फा का मान 5 दिया, बीटा मान 3 दिया था, 5 में से 3 घटाएंगे और यहाँ x देंगे, अब माइनस प्लस 5 गुना -3 होगा। तो क्या होगा x का स्क्वायर और 5 में से 3 करते प्लस 2 आएगा, ये माइनस बार तो -2 कर देगा, x बगल से उधर जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 5 3 15। अब देखेंगे x² -2x -15 किधर है, तो सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपका राइट सी आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन कर रहा है -10 -6 -2 और 2 का सार मंत्र क्या होगा। तो सार मंत्र मतलब होता है क्या है T2 - T1। तो T2 कितना दिया है -6 दिया है और T1 10 दिया है, -6 -10 प्लस हो गया, 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है, बी सही हो रहा है। लास्ट 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वही नहीं हो सकता है जिसका घात 2 नहीं होगा। तो इसमें तो द्विघात आएगा क्योंकि x² पक्षांतर में से बराबर के उस साइड में तब प्लस हो जाएगा, तो ये द्विघात है। इसमें आएंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ठीक है, x² आएगा, यहाँ पर 2 से गुना करें तो 2x² आ जाएगा। तो जहाँ पे मैंने 2x² इधर हो गया बराबर पहले बाद में इधर x² आता है, फिर इधर जाएगा तो माइनस से नहीं x² आएगा, तो अभी तो 1x² तो बच गया ना, इसलिए भी द्विघात है। इसमें आएंगे ये आपका द्विघात नहीं है क्योंकि √2x बायां पक्ष में √2x का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 2x² आएगा और ये भी 2x² आएगा, यहाँ ये भी नहीं है तो भी कट जाएगा। जब ये तीनों नहीं हुआ तो 100% डी होगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो इसमें कौन नहीं हो सकता है, मतलब जिसका घात 2 नहीं आएगा। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें घात 2 यही नहीं आएगा, सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि 2x का कट गया तो सी ऑप्शन राइट होगा। 50वां क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जिसका घात 2 नहीं द्विघात नहीं होगा। ए ऑप्शन 50वां क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका घात 2 होगा वही द्विघात होगा। तो ये द्विघात है क्योंकि x का घात स्क्वायर दिया उधर जाएगा बराबर के बाद में मैं 95 से ले जाऊंगा तो +x हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात में दिखाई दे रहा है। ये a + b का होल स्क्वायर तो x² खुद आएगा, यहाँ 2x² हो जाएगा क्योंकि अब x उधर जाए तो माइनस से घटे तो -1 +x बचेगा,
सी में देखिए √2x जो दिया है इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 2x रहेगा। तो बराबर के पहले 2x बराबर के बाद 2x कट जाए तो घात 2 नहीं आ रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हुआ। इस तरह से प्यारे छात्रों मैं आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन क्लियर किया, जो मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। यदि कहीं किसी को समझ नहीं आया है तो मैं आपसे 100% कहता हूँ कि ज़रूर आप कमेंट में लिखें, क्योंकि हम आपका सॉल्यूशन, आपकी समस्या सब समझ सकता हूँ। अगर ये वीडियो आप सबको समझ बेहतर आया हो तो ज़रूर एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।